सर अब रुख करते हैं थोड़ा सा कोविड की तरफ, जो कि हमारा मेन मोटो भी है इस बार का, कि कोपिंग एंड होपिंग। डब्ल्यूएचओ के डेटा के अनुसार 2020 में 10 से 19 साल के 120 करोड़ लोगों में वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन देखा गया। तो इस टाइम में सामाजिक दूरी, दोस्तों से दूर रहना, अपनों को खोने का जो दुख है, उससे डील करते हुए युवा अभी भी खड़े हैं। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो डील करें इतने स्ट्रेस से, डिप्रेशन से? मुझे लगता है डिप्रेशन को इसमें हम अलग रखें, क्योंकि डिप्रेशन एक जी। मेंटल बीमारी है। उसके हम्म। लिए आपको अपने फिजिशियन से बात करनी है। तनाव, स्ट्रेस। जहां पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, तनाव की, तो हमें ये समझना है कि कोविड ने हमें बहुत सिखाया भी है। कोविड ने हमें सिखाया कि रिश्तों की अहमियत क्या है, एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, परिवारों में क्या क्षमता है, हम अपने आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, मिनिमलिस्टिक लिविंग, हमारी अडेप्टेबिलिटी की, हमने ऑनलाइन क्लासेस करी, हमने वर्क फ्रॉम होम किया, हमने 2021 में बोर्ड एग्जाम के बिना एक पूरा साल निकाला। कोविड ने बहुत चीजें बताई है कि हम जब चाहें तो अडेप्ट हो सकते हैं। तो वो भी हमें एक लर्निंग लेने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस रहा है कोविड, कोई प्लान नहीं कर सकता था इसके बारे में। पर होने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड, कि हम जहां हैं वहां हैं। आपकी स्किल नहीं गई है, आपकी एजुकेशन नहीं गई है, आपका एफर्ट कहीं नहीं जाएगा, आपकी पर्सनालिटी भी कहीं नहीं जाएगी। जो आप है वो वैसे ही है। कोविड चले जाएगा, हम और आप यही होंगे। इसलिए पॉजिटिविटी, होप, एफर्ट लगाते रहिए और बहुत ज्यादा दूर की अभी मत सोचिए। हियर एंड नाउ, वन डे एट अ टाइम करिए। हर रोज प्रोडक्टिविटी, कनेक्टेडनेस, पॉजिटिविटी, 3 मंत्र हैं आपके दिन के। प्रोडक्टिविटी, पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करिए, काम करते हैं काम करिए। कनेक्टेडनेस यानी परिवार और दोस्तों से मिलकर बातचीत, और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। नेगेटिव होना आसान है माहौल में, आप पॉजिटिविटी ढूंढें, उससे आपके अंदर एक होप आएगी, ऑप्टिमिज्म आएगी, और आगे चलने का एक जोश आएगा। पिछले साल हम लोग वर्क फ्रॉम होम से डील कर रहे थे, ज्यादातर लोग। अब बैक टू ऑफिस। पिछले साल अलग स्ट्रेस था, इस साल जब अब सब बैक टू नॉर्मल हो रहा है तो लोगों में अलग एंजाइटी है ऑफिस जाने को लेकर। कुछ जाना ही नहीं चाहते, कुछ एक्साइटेड है जाने के लिए। तो इस एंजाइटी से कैसे डील करें, उनके लिए कोई मैसेज? मुझे लगता है कि इस बात को देखिए कि जब पहली बार हमने लॉकडाउन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम किया, हमें उसकी आदत नहीं थी, हमें थोड़ा समय लगा एडजस्ट होने में। अब जब हम साल भर से इस तरह से कर रहे हैं और हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वन डे एट अ टाइम करिए। प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, कनेक्टेडनेस मेंटेन रखिए, थोड़ा समय दीजिए, फिर अडेप्ट हो जाएंगे, फिर वही हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जी रहे थे वैसे ही जिएंगे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सीखें। कोविड ने सिखाया कि थोड़ा अपना, हाँ, थोड़ा सीखे। कोविड ने सिखाया है कि भाई थोड़ा धीमे धीमे भी चलें, ओवरवर्क ना करें, अपने लिए समय निकालें, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन भी करें, लोगों की मदद भी करें, काइंडनेस लाएं, जनरोसिटी लाएं, एक लाइफ को, ह्यूमन काइंड के अंदर एक बदलाव आए। ऐसा अगर कोविड के बाद होगा तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा करके जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्ट्रांग होंगे हम ह्यूमंस। सबके लिए कोविड काल एक जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये वेकेशन जैसा था, छुट्टियां मनाई कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के लिए टफ था, कुछ लोगों ने अपनों को खोया। कुछ लोग एक नई तरीके की जेल में फंसे जो पहले से भी थी, जिसे कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन। वो भी नया रहा लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम के उसमें काम में लगे हुए हैं और वो पूरा टाइम फोन या टीवी में बिजी हैं। तो इंटरनेट एडिक्शन के इस जो नई परेशानी, छोटे बच्चों को सामना जिसका करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए? पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स अगर आप दें। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस बात को समझें कि पिछले साल, 1.5 साल में कई कारणों के कारण हमारा डिजिटल इंटरफेस बढ़ा है। पढ़ाई हो, काम हो, दोस्तों से कनेक्टेड हो, परिवार से कनेक्शन हो, वो भी वहीं के थ्रू हुआ। एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन भी वहां पे हुई, यहाँ तक कि लूडो भी वहीं पे हुई। एक समय में तो लूडो सबसे ज्यादा गूगल था ड्यूरिंग को। तो ये हमें समझना है। अब हमें ये समझना है कि हम अपना कंट्रोल डिजिटल इंटरफेस पे कैसे बढ़ाएं, कि हम
उसी में स्वे ना हो जाए। कैसे होगा वो? और रुचियां बढ़ाइए, प्लांट्स, पेट्स, रीडिंग, म्यूजिक, क्रिएटिव एक्सप्रेसिव आर्ट्स, बोर्ड गेम्स, फैमिली टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, रिलैक्सेशन, इनकी बड़ी वैल्यू है। जब आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस करेंगे तो किसी भी एक चीज पे आपकी ज्यादा निर्भरता नहीं होगी। प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम एक ही चीज में खो से जाते हैं। मैं अभी कुछ युवाओं से बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है, सोने के 1 घंटा पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर दो और उठने के कम से कम आधे घंटे 45 मिनट तक फोन ऑन मत करो। हाँ, ये उनके लिए बहुत टफ होगा। ये अगर आप कर लेंगे और इस बात को समझें, फोन के ऑफ रहने से दुनिया कहीं और चली नहीं जाएगी, यहीं की यहीं रहेगी, कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये बहुत टफ रहेगा एक्चुअली यूथ के लिए, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है सोने से पहले स्टेटस अपडेट करना और उठते ही अपडेट करना। मेरा अगला सवाल डॉक्टर यही है, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज है एक्सप्लोर करने की, जो क्यूरियोसिटी है जिनके अंदर, 3 साल के 2 साल के बच्चे, जिस एज में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है दुनिया को देखने की, समझने की, 5 सेंसेस को समझने की, वो जो बच्चे घरों में बंद है, उनके पेरेंट्स ऐसा क्या करें, कौन सी टिप्स वो अपनाएं कि बच्चे एक्सप्लोर करें ही करें, उनका मानसिक विकास भी बेहतर तरीके से हो? फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर करिए, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए बच्चों को, थोड़ा अगर सोफे पे बिस्तर पे छलांगे मारते हैं तो मारने दीजिए, बड़ा जरूरी है वो फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, बच्चों के साथ समय बिताइए, जो चीजें करनी उन्हें पसंद है उसमें, थोड़ी बोर्ड गेम्स, थोड़ी और फन मोमेंट्स। अगर बच्चों को थोड़ा कार्टून पसंद है या थोड़ा कुछ देखना पसंद है तो उनके साथ बैठ के देखिए, साथ में उनको हॉबीज में एंकरेज करिए, खास करके एक्सप्रेसिव आर्ट्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। जितना आप स्टिमुलेशन देते जाएंगे वो बच्चों की डेवलपमेंट करेगा। और जो एक स्टिमुलेशन सबसे जरूरी है बच्चों के लिए, वो दादा दादी और नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों की जितनी ज्यादा बातचीत होगी, बच्चों का कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, खुशहाली और बढ़ेगी। तो डॉक्टर, जब पेरेंट्स की बात हुई है तो एक बुरा पहलू भी देख लेते हैं, वो ये कि बीते साल में बहुत ज्यादा डाइवोर्स देखने को मिले, 3 गुना ज्यादा डाइवोर्स इंडिया ने देखे, एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका असर रिश्तों पे भी पड़ा। रिश्ते कैसे खुद को इस तनाव से या मुश्किल घड़ी से बचा कर रखें कि इफेक्ट ना हो चीजों पर? देखिए, हमारे अपने नजरिए की बात है, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हूँ, तो मैं जहां जहां पे ग्लास आधा खाली लोगों को दिखता है, मैं कुछ ना कुछ करके उसमें कहीं पानी ढूंढ ही लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक पहलू ये है कि कई रिश्तों को बहुत परेशानियां आई, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कहीं ज्यादा रिश्ते बेहतर हो गए। लोगों ने अपने परिवारों के साथ समय बिताया, जो पुराने दोस्त थे उनसे फिर कनेक्शन हुए, जो दूर के कजिन्स रिश्तेदार थे उनसे फिर कनेक्शन हो गए, स्कूल एलुमनाइज पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सो ये हम पे है कि हमने इस माहौल में उसकी अपॉर्चुनिटी बनाई या लॉस हुआ। अगर किसी रिलेशनशिप में दरार बढ़ी या दरार आई तो मुझे नहीं लगता कि कोविड एकमात्र कारण है। The relationship probably had something missing, was not able to deal with the added pressure. But like I said, हाँ, कुछ रिश्तों में परेशानियां आई, पर बहुत रिश्ते बहुत बेहतर हुए। ये भी हमें साथ में समझना जरूरी है, तभी आपका होप एंड कोप दोनों बात होगी। क्योंकि आप नजरिए को सही रखेंगे तो आपके अंदर होप आएगी। जी, रिश्ते बेहतर भी हुए वो ठीक है, लेकिन घरेलू हिंसा के मामलों में बहुत बढ़ोतरी देखी गई, बहुत कंप्लेंट्स इस बारे में भी दर्ज हुई। महिलाएं बहुत परेशान रही, खासकर वो जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और घरेलू हिंसा को भी फेस कर रही हैं। घरेलू हिंसा का 0 टॉलरेंस होना चाहिए।
किसी भी तरह की हिंसा का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। हिंसा का कोविड से कोई संबंध नहीं है। वो अगर कोविड के पहले फ्रीक्वेंसी कम हो या ज्यादा हो, कोविड में बड़ी हो या ज्यादा हो, इसकी वैल्यू नहीं है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स एनीबॉडी, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है और इसमें कोई और पहलू देखने की कोई गुंजाइश नहीं। जितना मैंने देखा है डॉक्टर, नॉर्मली घरेलू हिंसा को फेस कर रही महिलाएं मेंटली बहुत वीक हो जाती हैं। कैसे वो खुद को मेंटली स्ट्रांग कर सकती हैं? ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि हम किसी भी विक्टिम को बोलें कि तुम क्या कर सकते हो, ये अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है। मुझे लगता है सोशल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। अगला सवाल थोड़ा गंभीर है, एक ऐसे मुद्दे पर है जिससे हम लोग सालों से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह जीत नहीं पाए हैं। कोविड काल में सुसाइड के केसेस भी देखने को मिले। कैसे कोई युवा सुसाइडल थॉट से खुद को बचाए? क्या रीजन हो सकते हैं? क्या कोई मानसिक विकार भी इसके पीछे वजह हो सकता है? दुनिया भर में हर 40 सेकंड में we lose one human being to suicide। यानी हर 41 सेकंड में एक परिवार अपने को किसी को खो देते हैं। सुसाइड दुनिया में 700,000 पर ईयर होते हैं, 700,000 पर ईयर। और ये नहीं है कि ये कोविड में ही है, ये मैं कोविड के पहले का आंकड़ा भी बता रहा हूँ। सुसाइड को समझने के लिए इस बात को समझिए कि सुसाइड में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो अनट्रीटेड, अनडायग्नोज्ड, पार्शियली ट्रीटेड मेंटल एलिमेंट है, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन है। सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, इसलिए दुनिया भर में 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह से जाना जाता है। कई देशों में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसीज भी हैं, हमारे देश में भी सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी पे काम चल रहा है। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बहुत पहलू हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, लाइफ स्किल्स, मेंटल हेल्थ करिकुलम फॉर स्कूल्स, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग, more and more helplines, creating outreach and access, media's reportage of suicides, portrayal of suicide and mental illness by media, ये सारी चीजों का, एंड सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जो चीजें हैं ये सुसाइड प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। तो सुसाइड प्रिवेंशन को हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है एंड हम सब स्टेक होल्डर्स हैं और हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है कलेक्टिव तौर पे सुसाइड प्रिवेंशन की। डॉक्टर, हमने बात करी बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की। एक अभी तक जो एस्पेक्ट हमसे छूटा वो है बुजुर्ग। बहुत से बुजुर्गों ने अपनी से कम उम्र के लोगों को जाते हुए देखा, तो वो जो दुख है उससे डील करना है और उससे जो स्ट्रेस उनमें हुआ है उसे वो कैसे डील कर सकते हैं? मुझे लगता है लूजिंग अ लव्ड वन एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। बात यहाँ पे सिर्फ उम्र की नहीं है, बात यहाँ पे लॉस की है। और लॉस जो होता है, ग्रीफ, वो बहुत अगर मुझे ग्रीफ है तो वो मेरा ग्रीफ है, मुझे पता है मैंने क्या खोया है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ मैं आपको बोलूं या आप मुझे बोले कि ये कर लो वो कर लो, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि अगर मैंने लॉस एक्सपीरियंस किया है एंड इफ आई एम गोइंग थ्रू अ bereavement or a grief, my family, my friends need to rally around me, they need to support me, वो मेरे आसपास रहे, मुझे अकेला महसूस ना होने दें, क्योंकि मुझे जो समय चाहिएगा हील होने के लिए उसमें मुझे अपनों की जरूरत होगी और यही सही तरीका है ग्रीफ को हैंडल करने का। तो सर, लास्ट कोपिंग एंड होपिंग को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कोपिंग स्किल्स हैं, हम सबको हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी कोपिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए।
जिससे हमारे अंदर वो क्षमता आए कि जब जब परेशानी आए हम उसे डील कर सकें। लेकिन एक चीज याद रखें, मदद मांगने में कभी भी हिचकिचाहट ना करें। हेल्प सीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोपिंग। जहां तक होप की बात है, मुझे लगता है कि बिना होप के अगला दिन बेमानी सा लगेगा। और होप अपने लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, खास करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि एक ऑप्टिमिज्म और होप हमेशा रहे कि टुमारो विल बी बेटर, आई लुक फॉरवर्ड टू टुमारो। सो ऐसा, और ये तभी हो सकता है अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां साथ में निभाएं। और यही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मैसेज भी है। अनइक्वल वर्ल्ड है, इस अनइक्वल वर्ल्ड में इक्विटी लाना, इक्वालिटी लाना और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। तो मैं तो यही कहूंगा अंत में कि चूज एक्शंस दैट मैटर। हमारी हर एक्शन मैटर करे किसी की जिंदगी में, ये पहलू हमारी लाइफ के लिए होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर। तो चूज, क्या बोला था सर आपने अभी, एक बार फिर से बताएंगे? एक्शंस दैट मैटर। दैट मैटर्स, चूज एक्शंस दैट मैटर्स। डॉक्टर पारिक के इस मैसेज के साथ मैं अनीता शर्मा आपको अलविदा कहती हूँ। बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन के साथ हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।